लोग जी पूछ जी रहे हैं आकलन बताइए, अगर मगर नहीं, हम आप लोगों को अगर मगर के लिए सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं, हम अगर मगर नहीं आकलन, नहीं, देखिए 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 वो भारत जी, वो हम आपको बता रहे हैं। भारत जी मेरा क्लियर आकलन है, मैनपुरी नो डाउट बिल्कुल क्लियर है, समाजवादी पार्टी मैनपुरी जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। चलिए, एक हो गई आप मैनपुरी, इसको आप एक हो इसको गई लिखिए, मैनपुरी, सपा के खाते में जा बताइए। चंद्रकांत रही। शुक्ला जी, चंद्रकांत जी शुक्ला जी जी, जी जी दो 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 हालांकि पीछे नहीं जाना चाहिए। जी 2022 के विधानसभा चुनाव में जी समाजवादी पार्टी के समर्थक, बड़े बड़े विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि भारतीय समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर इस बार जीत रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है। लोग कह रहे थे आने दो 10 तारीख के, माहौल भी हमने और आपने देखे, उसके बाद नतीजे क्या हुए। मैं ये नहीं, नहीं 19 कहूंगा की कि मैं बात कोई कर रहे बहुत हैं बड़ा राजनीतिक पंडित हूं जो कह आशुतोष रहा जी, हूं वो सच 19 होगा, 19 लेकिन की मैं बात इतना कर जरूर रहे हैं। कहूंगा कि मैं पिछली बार मैंने कहा था कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी 4 में से, और 2 भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, और वही नतीजे निकल के आए। आज फिर मैं आपसे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, 4 जून भी अब ज्यादा दूर नहीं है, हम और आप फिर मिलेंगे एक बार। जिस कॉन्फिडेंस के आप साथ कह रहे हैं कि नहीं नहीं डिम्पल यादव एक तरफा चुनाव जीत रही, मैं भी कह रहा हूं चुनाव जीत जाएंगी, लेकिन जो नतीजे आप समझ रहे हैं शायद वो नतीजे नहीं होंगे। नहीं, नहीं, देखिए फाइनल क्या कह चुनाव रहे में हैं चंद्रकांत जी, एक सेकंड आशुतोष जी, फाइनल क्या कह रहे हैं, डिम्पल जी जीत रही नहीं जीत रही मैनपुरी से? हाँ, आज की डेट में देखिए चलिए, मजबूत आपके स्थिति लिए में है। अच्छी स्थिति मजबूत, में है, चलिए हाँ, आपके लिए हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक हाँ। है। मैनपुरी आपके हिसाब से अच्छी स्थिति में है, और आपके हिसाब से आपने अभी बताया कि चलिए कन्नौज तो चौथे में है, कन्नौज छोड़ दीजिए। हाँ। मैनपुरी आपके लिए अच्छी स्थिति में है। बदायूं का क्या हाल देख रहे हैं आप, एक बार की पहले बता दीजिए बदायूं। देखिए बदायूं बहुत कुछ तय करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा, हालांकि वो खुले मंचों से ये कह रही हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन शिवपाल सिंह ने लास्ट मोमेंट में जो वहां के जो नाराज लोग थे उनको अपने खेमे में लिया है, उसके बाद से भी वहां के हालात बदले हैं। वहां 50-50 में मान के चल रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफा दिग्विजय सिंह जीतेंगे या एक तरफा आदित्य यादव जीतेंगे, वहां झुकी हुई नतीजा किधर देख रहे हैं, झुकी हुई किधर देख रहे हैं? मैं आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहा हूँ, झुकी जो हुई मैंने आप वहां से लोगों बदायूं, हाँ। चंद्रकांत जी बदायूं आप किधर देख रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी के साथ देख रहा हूँ, और उसके झुकी हुई पीछे देख रहे हैं। कारण है, उसके पीछे हाँ। कारण भी है। पिछली बार 18,000 समथिंग वोट से धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं, पिछला चुनाव, और तब सलीम शेरवानी भी वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, और 2 बार धर्मेंद्र वहां सांसद, वहां लोकप्रियता धर्मेंद्र की वहां जबरदस्त है भरत जी। और क्या है कि शिवपाल यादव वहां पुराने शिवपाल यादव की वो उस जिले में बदायूं में जो पकड़ है, आज से नहीं 25-30 साल से पकड़ है, और शिवपाल खुद ड्राइविंग सीट पर है बदायूं के चुनाव में। क्योंकि बेटा चुनाव लड़ रहा है, शिवपाल की प्रतिष्ठा दांव पर है बदायूं में। बदायूं की सीट पर पूरे घोड़े खोल दिए शिवपाल सिंह यादव ने और धर्मेंद्र यादव ने। तो आप समझिए कि बदायूं की सीट पे, और जो संघमित्रा मौर्य की आप बात कर रहे हैं, संघमित्रा मौर्य क्या कर रहे हैं? संघमित्रा मौर्य आज की तारीख में उस इलाके में कोई फैक्टर नहीं रह गई है। आज की तारीख में बदायूं में, जैसे बसपा ने तो मुस्लिम खान को उतार दिया वहां पर, अब लोग कहेंगे मुसलमान बढ़ जाएगा, आदित्य यादव चुनाव हार जाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं तो फिर कह रहा हूं, अब मैं पहले चरण से कहता चला आ रहा हूं, इस बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट है, और वही बदायूं में देखने को मिलेगा। बदायूं की सीट भी मैं सपा के खाते में रख रहा हूं भरत जी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहा चंद्रकांत हूं। जी, मुझे लगता है इंडिया की तरफ एकजुट की बात नहीं है, इस दफा मुस्लिम वोटर उसे ही जिता रहा है जिसे वो देख रहा है कि वो भाजपा जो को जहां हरा जीत सकता रहा है, जो है। जहां हाँ, जीत रहा है। हाँ, जो तो अब भाजपा को हरा सकता है, तो भाजपा को बदायूं में कौन हरा सकता है फिर? समाजवादी पार्टी हरा रही भरत जी। जाति समीकरण भी आप देख लीजिए ना, हाँ। 7 लाख वोट सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पक्ष का बनता है वहां पर, अच्छा, यादव और ठीक है। मुसलमान अगर आप जोड़ लीजिए। संभल संभल समाजवादी पार्टी। अब आप बर्ग कहेंगे के। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? हाँ। जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, वो खुद हाँ। कुंदरकी के विधायक हैं, युवा है। एक तो जिस सिंपैथी की बात हो रही थी, शफीकुर रहमान बर्क साहब की सिंपैथी। दूसरा, 48% भरत जी मुसलमान है, 48%, और 10% वहां पर है यादव। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना होता है? इन अच्छा, दोनों को एक आप बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है हाथरस। मसला ये है कि हाथरस में ठाकुर बिरादरी यानी राजपूत बिरादरी और एससी बिरादरी अच्छी खासी तादाद में है इस सीट के ऊपर, हाथरस के जी ऊपर। पिछली जी बार भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी, विधायकी जी की सीट मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। जी लेकिन इस बार जो ठाकुर वोटर है, राजपूत मतदाता है,
वो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से नाराज दिख रहा है, और हमने पिछले 2 चरणों में देखा कि किस तरीके से महापंचायतें कर रहे थे, गंगा जल उठाकर भाजपा को वोट न देने की कस्में खा रहे थे। तो ये हाथरस तक क्या असर आप इसका देख रहे हैं या नहीं है यहाँ तक वो नाराजगी? देखिए, क्षत्रियों की नाराजगी की अगर आप बात करें भरत जी, हमने और आपने सभी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्षत्रियों की नाराजगी देखी है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखी है। वहां तो देखिए, वहां तो हमने पंचायतें कवर कराई है, अपने अब साथ तो बिठाया है, आप लाइव बिठाया है। अब आप इसको देखिए कि ये जो 10 सीटें हैं, इनमें भी आपको नाराजगी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी। जहां जहां पर ठाकुर मतदाता ठीक ठाक संख्या में हैं, वहां पर आपको नाराजगी देखने को मिले। आपको क्या लगता है कि क्या अगर आप मैनपुरी की ही बात कर लीजिए, मैनपुरी में आशुतोष जी बता देंगे ठाकुर मतदाता कितना वहां पर निर्णायक और कितना असरदार है, तो क्या सब एक मुश्त जयवीर सिंह के साथ चला जाएगा? ऐसा तो नहीं है। वोट तो वहां भी बट रहा है ना, वोट तो एक तरफा नहीं जा रहा, वोट हर जगह बट रहा है। आपके हिसाब से कितना किसको जा रहा है, एक मोटा मोटा आइडिया मैनपुरी में ठाकुर बिरादरी की अगर बात करें तो? मैं मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ आशुतोष जी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। देखिए चंद्रकांत जी, सवाल ये नहीं, सवाल ये है, मैं मानता हूं कि ठाकुर बिरादरी नाराज है। क्या ये नाराजगी अगर वोट में तब्दील हो पाएगी तब ना? मैंने तो नाराज सैफई परिवार से शिवपाल सिंह यादव जी को भी देखा, लेकिन अंत में हुआ क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि ठाकुर बिरादरी, और जो हम अपने इलाके की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ जो राजपूत बिरादरी, जैसे राजपूत में हमारे लोधी राजपूत जिन्हें बोलते हैं, वो कितना भी नाराज हो, लास्ट में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी के साथ अभी तक नहीं गए। आप आंकड़े उठा के देख लो। मैं फिर एक बार यहाँ बीच में रोकूंगा और कहूंगा कि वाई इलेक्शन छोड़ देना, क्योंकि वो सिंपैथी का वोट था। उसके पीछे चले जाओ और उसके आगे चले जाओ, बहन जी से और अखिलेश जी से बड़ा गठबंधन इस उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नहीं हो सकता। उसके बाद मुलायम सिंह यादव को 90,000 के आसपास वोट से जीत मिली थी। आप समझ रहे हैं ना? ये इलेक्शन है और इस बार लोग दो तरह की चीजें देख के चल रहे हैं। लोग ये भी मान रहे हैं, लोगों की मैं नाराजगी बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि पश्चिम क्षेत्र में 2 चरणों में क्या हुआ, वोट परसेंटेज तो कम रहा है, बीजेपी को तो नुकसान है। यार भाई कुछ भी हो, एक बार ना बीजेपी आ जरूर जाए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि नाराजगी है, लेकिन नाराजगी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नहीं, नाराजगी के चक्कर में एक साथ पूरा वोट, नाराजगी वोट में दूसरे पक्ष में चली जा रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। नहीं, मैंने एक पक्ष में जाने की बात नहीं कि मैं कहूं आपके हिसाब से आशुतोष जी, आपके हिसाब से एक तरफा नहीं जा रहा। चलिए आगे वाली सीट पर आ जाते हैं। हाथरस को किधर देख रहे हैं चंद्रकांत जी? ये तो भूल ही गए। हाथरस को अगर आप देखेंगे तो मैं अभी तो इधर बीजेपी के खाते में इसलिए मानता हूं क्योंकि 2014 और 19 में यहाँ पर जीत हुई है और भाजपा ने इस सीट पर लगातार भरत जी प्रयोग किए। मौजूदा जो सांसद थे उनका निधन भी हो गया है और ये जो सीट है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मैं मजबूत स्थिति में हाथरस में मानता हूँ। अच्छा, फिरोजाबाद अक्षय यादव समाजवादी पार्टी, उसके पीछे कारण यह है कि पिछली बार 28,000 वोट से चुनाव हारे थे क्योंकि शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ गए थे। 90,000 वोट शिवपाल ले गए थे। तो वो जो नुकसान शिवपाल ने किया था, इस बार वो नुकसान नहीं, दूसरा जादौन साहब का टिकट काट दिया भाजपा ने, वहां नए प्रत्याशी आ गए विश्वदीप सिंह। तो हारने का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, 28,000 का मार्जिन था। उसका 3 गुना वोट तो शिवपाल यादव ले गए। तो वो शिवपाल यादव इस बार बड़े लंबे वक्त से अक्षय यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो अक्षय यादव का चुनाव वहां पर ठीक है, अच्छी स्थिति में वहां पर अक्षय यादव है भरत जी। फिरोजाबाद में? हाँ बिल्कुल फिरोजाबाद में। तो मयंक जी क्या कह रहा, आपका आकलन क्या कह रहा तीसरे चरण की इन 10 सीटों के ऊपर? 4 पर हमने चर्चा कर ली है अभी तक, 4 सीटें, एक है 5 पर चर्चा कर ली है, संभल, हाथरस, फिरोजाबाद, बदायूं और मैनपुरी। इसमें से एक सीट चंद्रकांत जी हाथरस जाती हुई दिखाई दे रही है चंद्रकांत जी को भाजपा की तरफ। आपका क्या आकलन कह रहा है छठे चरण पे? देखिए चंद्रकांत जी ने आंवला का जिक्र किया, आंवला सीट शायद अभी बात हुई थी। हाँ भरत जी, आंवला सीट मुझे लगता है कि इस बार बसपा ज्यादा मजबूत है अभी तक वहां पर, आंवला में। उसके पीछे का कारण है क्योंकि देखिए वहां पर सपा ने उतारा है नीरज मौर्य को और बीजेपी ने वहां पर उतारा है धर्मेंद्र कश्यप को और बसपा ने उतारा है आबिद अली को। आबिद अली जो है वो पहले से भी वहां मजबूत रहे हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं क्योंकि सपा और बीजेपी ने लगभग एक तरह का कैंडिडेट दिया है जो कि वोट का डिवाइडेशन दिख रहा है। और मायावती का जो मुस्लिम वोटर है, क्योंकि वो चाह रहा था वहां पर आंवला में मुस्लिम भी अच्छी तादाद है, वो चाह रहे थे कि मुसलमान वर्ग का अगर कोई मिलता है नेता तो पहले खड़ा हो, लेकिन हो नहीं पाया। तो
मुझे लगता है कि बीएसपी का जो दलित वोटर है और अगर मुस्लिम वोटर वहां पर मिल जाता है आंवला में, तो मायावती आंवला सीट मजबूत दिखाई दे रही है। अच्छा, एटा भरत जी। एटा और एटा दूसरा आपने कौन सा, एटा? एटा में देखिए, एटा में वहां पर राजवीर सिंह बीजेपी से हैं और सपा से खड़े हैं देवेश शाक्य, और बसपा से मोहम्मद इरफान। लेकिन वहां पर बीजेपी मजबूत है जैसा मुझे लग रहा है। एटा में राजवीर सिंह का जो है वो मजबूत है भरत जी वहां पर। और बरेली में चंद्रकांत जी, आप जो है ये इंडिया को मजबूत मान रहे हैं? बिल्कुल, प्रवीण सिंह ऐरन वहां प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, और बरेली की सीट वो सीट है भरत जी जो इस पूरी 10 सीटों में सबसे ज्यादा नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में बरेली की सीट पर है। वो क्यों है? क्योंकि संतोष गंगवार का टिकट काटा गया, एज फैक्टर बताकर काटा गया। अगर एज फैक्टर के नाम पर काटना था तो हेमा मालिनी का भी टिकट काटना चाहिए था, नहीं काटा। संतोष गंगवार का टिकट काटने का विरोध हुआ। इसके कारण बने वहां के जो मेयर है उमेश गौतम खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। संगठन ने ना संतोष गंगवार को टिकट दिया, ना उमेश गौतम को टिकट दिया। एक नया आदमी ले आया छत्रपाल गंगवार के तौर पर। छत्रपाल गंगवार कौन है? जो 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। लोकल जो लीडरशिप है, जो स्थानीय नेता है, वो छत्रपाल गंगवार को पसंद नहीं करते, चाहे वो संतोष गंगवार का खेमा हो और चाहे वो उमेश गौतम का खेमा हो। दोनों ही खेमों में उनको लेकर नाराजगी है, और वो खुद मीटिंग में बोल चुके हैं कि लोकल जो नेता है वो मुझको चुनाव नहीं लड़ा रहे। और प्रवीण सिंह ऐरन क्योंकि वहां पर मेयर भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी वहां की जनप्रतिनिधि रही है सुनीता ऐरन, तो इस वजह इस से वो मजबूत है। तो बरेली की सीट मुझे लगता है कि गठबंधन मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, ये आप आगरा फतेहपुर सीकरी 2 सीटें और रह गई। अगर आप आगरा मयंक जी बता दे, फिर मैं बताता हूँ। मयंक जी पहले बता दें। नहीं बस जी, देखिए आगरा बीजेपी का गढ़ रहा है लगातार 3 बार से, और वहां पर आज भी जो अगर देखेंगे तो बीजेपी अभी भी मजबूत है, क्योंकि वहां पर सपा का कैंडिडेट उस हिसाब से नहीं है। बीजेपी वहां पर मजबूत दिख रही है। जहां तक थोड़ा सा मैं चंद्रकांत जी की बात से इतर करूंगा कि जो बरेली में कह रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा सपा का कैंडिडेट मुझे लग रहा है बीजेपी ज्यादा मजबूत है वहां पर। उसके पीछे का कारण है भरत जी, देखिए बरेली इकलौता क्षेत्र है जहां अभी कल ही बीएसपी के कैंडिडेट थे छोटेलाल गंगवार, उन्हीं का पर्चा खारिज हुआ है, क्योंकि गंगवार वर्सेस गंगवार वहां पर हुआ है, जो कि बीजेपी नहीं चाह रही थी। अगर गंगवार वर्सेस गंगवार हो जाता तो बीजेपी वहां पर हार जाती, लेकिन वहां पर बीएसपी के कैंडिडेट छोटेलाल गंगवार का पर्चा निरस्त हो चुका है। अब वहां पर लड़ाई क्या है? गंगवार के पास ऑप्शन नहीं है। जो गंगवार वहां पर समाज है, या जो चंद्रकांत जी कह रहे थे गंगवार में नाराजगी थी, बिल्कुल नाराजगी है और नाराजगी आज भी है, लेकिन ऑप्शन भरत जी वहां पर खत्म हो रहे हैं। जब ऑप्शन खत्म होता है तो वो उधर ना जाके, वो इसीलिए वहां पर आप देखिए कहें इत्तेफाक है या जो भी है, बसपा का जो गंगवार वर्सेस गंगवार हो रहा था उसे अब वो खत्म होता दिख रहा है। इसलिए वहां पर अभी का जो समीकरण है वो बीजेपी पर थोड़ा ज्यादा भारी पड़ रहा है। चंद्रकांत जी बाकी कुछ कह सकते हैं। मयंक गंगवार मतलब कुर्मी, जो कुर्मी वोटर है उसको नाराजगी को दूर करने की कोशिश थी। पहला कुर्मी थे, पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने कुर्मी प्रत्याशी उतारा गंगवार को ही मैनेज करने के लिए। प्रवीण ऐरन जिस जाति से आते हैं वो है वैश्य बिरादरी, वो वैश्य बिरादरी से आते हैं, और बरेली जो सीट है वहां पर वैश्य बिरादरी ठीक ठाक संख्या में है। मैं ये कह रहा हूं कि जो अंदर खाने की नाराजगी है, जो भीतरघात भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, वो बरेली की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहा है। तो क्या बरेली, मयंक जी मान लिया जाए, बरेली आशुतोष जी मान लिया जाए कि बरेली फंसी हुई सीट है, डाल दे बरेली? मैं मयंक मिश्रा जी की बात से सहमत हूं, और मैं मानता हूं कि बरेली में बीजेपी रहेगी नंबर 1 की पार्टी। मयंक जी, बरेली क्या फाइट में डाली जाए, बीजेपी खाते में डाली जाए? नहीं, अभी के हिसाब से देखें तो फाइट है। अभी अगर आगे कुछ नहीं होता तो बीजेपी जीत सकती है। अभी उम्मीद मतलब 60-40 का है चांस भरत जी। अच्छा, अब एक रह गई सीट फतेहपुर सीकरी, 10 में से 9 पर तो चर्चा कर ली। फतेहपुर सीकरी भाजपा के साथ। भरत जी किससे पूछ रहे हैं आप? आप ही से पूछ रहे हैं। फतेहपुर सीकरी आप ही पूछ रहे हैं। नहीं चंद्रकांत, आपके बात बताएं, आपके बात बताएं। नहीं चंद्रकांत जी पहले बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वहां पर नहीं, वहां पर दरअसल बीजेपी से जो है उनको चाहत के खाते में जाएगी, हम अभी बता रहे हैं। नहीं, चाहर है वहां से उम्मीदवार, काफी फेमस हैं और अपने उसको लेकर वो अपने रहे हैं, लेकिन सिकरवार है वहां पर कांग्रेस ने वहां पर हुआ। अगर
अगर जो है वहां पर मुझे लगता है कांग्रेस के खाते में ना जाके ये सीट अगर सपा के खाते में जाती तो ज्यादा अच्छी रहती और ज्यादा मजबूती से लड़की, क्योंकि वहां पर बसपा ने भी एक शर्मा है, मुझे नाम भूल रहा हूँ, उनको उतारा है, तो वो भी फाइट दे रहे हैं, इसलिए शहर के चांसेस ज्यादा है। वहां पर लड़ाई जो है भरत जी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ना हो के वहां पर बसपा वर्सेस बीजेपी है फतेहपुर सीकरी में। जी रामनिवास शर्मा की है बसपा से। मैं मयंक जी की बात से पूरी चर्चा में पहली बार सहमत हूँ भरत जी। फतेहपुर सीकरी वो सीट है जो चलन में आई 2009 में जब परिसीमन हुआ। पहली बार यहाँ सांसद बनी बसपा की सीमा उपाध्याय, रामवीर उपाध्याय की पत्नी। ब्राह्मण यहाँ बहुत ठीक ठाक स्थिति में है, इसीलिए मायावती ने यहाँ ब्राह्मण उतारा, रामनिवास शर्मा। गलती यहाँ पर हुई है कांग्रेस से और सपा से कि मजबूत प्रत्याशी नहीं दे पाए। पांच विधानसभा क्षेत्र है, पांचों पर जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बेबी रानी मौर्य जो मंत्री हैं भरत जी, वो, और मुझे नाम याद आ रहा है रानी पक्षालिका सिंह, वो भी यहीं की विधायक है बा विधानसभा की। बेबी रानी मौर्य मेरे ख्याल से कहीं की राज्यपाल भी रह चुकी है ना? उत्तराखंड के भरत जी। अब तो ये फतेहपुर सीकरी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत स्थिति है, लेकिन अब क्या आप विधायक हैं? अब विधायक है और कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। वही मुकाबला यहाँ बसपा से होगा, रामनिवास शर्मा से। यहाँ फाइट में कांग्रेस में हालांकि प्रियंका गांधी के बड़े करीबी है वो सिकरवार साहब, रामनाथ सिकरवार। अच्छा, तो अब तक इन 10 सीटों में मैनपुरी एक जो इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है अभी तक की चर्चा के हिसाब से हम लोगों की, मैनपुरी एक है, बदायूं नंबर 2 है, और आंवला बीएसपी के साथ जाती हुई दिख रही है नंबर 3 पर। संभल जो है वो इंडिया के खाते में जाती हुई दिख रही है, और इसमें से एक फिरोजाबाद। ये 5 ऐसी सीटें हैं जो गैर बीजेपी पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। एक बीएसपी और फतेहपुर सीकरी पर बीजेपी और बीएसपी की फाइट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये 7 सीटें ऐसी हैं, 7 सीटें, जिसमें से एक है संभल, एक है मैनपुरी 2, और बदायूं है 3, और आंवला है 4, और फिरोजाबाद है 5, और बरेली है 6। तो ये जो सीटें हैं, ये 6 सीटें, ये इन 6 सीटों पर फाइट है, और 4 सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में यहां से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाथरस 1, आगरा 2, और एटा 3, और फतेहपुर सीकरी के ऊपर यहाँ पर फाइट बताई जा रही है। हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं बता रहे हैं फतेहपुर सीकरी में बीएसपी और बीजेपी के बीच में फाइट है, आंवला में बीएसपी से फाइट है, और बरेली में कड़ी टाइट और टक्कर बता रहे हैं। कुछ इसमें सुधार करना चाहेंगे क्या आशुतोष जी? नहीं, ठीक है। अब आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने आप लोगों की बात नहीं, हम लोगों की चर्चा का जो आपने वो निकाला है उसके हिसाब से ठीक है, ठीक है। उसके हिसाब से तो यहाँ पर जो है वो 5 सीटें जो हैं सीधे तौर पर निकलती हुई दिख रही हैं इंडिया की तरफ, और 10 में से, और 2 सीटों पर फाइट बताई जा रही है। फतेहपुर सीकरी पर बीएसपी और बीजेपी के बीच, बरेली में बीजेपी और सपा के बीच, आंवला में बीएसपी और बीजेपी के बीच। तो ये 5 सीटें इंडिया की तरफ जाती दिख रही हैं। एक सीट जो है वो बीएसपी की तरफ जाती हुई दिख रही है आज की तारीख में चर्चा के हिसाब से। अब बाकी की जो 4 हैं, 4 में से फतेहपुर सीकरी के ऊपर बीजेपी और बीएसपी के बीच फाइट दिखाई दे रही है। यानी ये 7 सीटें हैं जो जिन पर जो है 5 पर इंडिया है, 1 पर बीएसपी, 1 फंसी हुई, और बाकी जितनी है वो क्लियर दिख रही हैं बीजेपी की तरफ। 5, 6, 7, यानी 3 बीजेपी की क्लियर है, 5 इंडिया की क्लियर है, 2 पर फाइट है। मयंक जी कुछ सुधार? नहीं भरत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उसमें कोई वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण के चुनावों में हम लोगों के आकलन के हिसाब से 5 इंडिया की तरफ जाती दिख रही हैं, 1 बीएसपी की तरफ, और 3 क्लियर बीजेपी की तरफ, और 1 पर फाइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल भरत जी, यही है। अगर आशुतोष जी कुछ सुधार करना चाहें तो प्लीज आप इसमें सुधारिएगा। नहीं, ये जो बसपा को आप दे रहे हैं वो कौन सी सीट दे रहे हैं?
बसपा पर आंवला मयंक जी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ और हाँ, मैं इसलिए हमला बता रहे हैं। हाँ कि ठीक है। आंवला के ऊपर बसपा जो है आगे जाती दिख रही है। फतेहपुर सीकरी पर बता रहे हैं बीएसपी और बीजेपी के बीच फाइट। बीजेपी निकाल लेगी फतेहपुर सीकरी पे। फतेहपुर सीकरी। हाँ। तो तीसरा चरण दोस्तों आपने देखा कि तीसरे चरण में किस तरीके से फाइट और तगड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। पहला और दूसरा, पहले चरण में देखा कि ठाकुरों की नाराजगी, राजपूतों की नाराजगी, किसान वाला फैक्टर और आरएलडी वाला फैक्टर, दूसरे पर भी कुछ वैसा ही दिखाई दिया कि बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दिया पिछली बार की तरह की एक तरफा जाती हुई सीटें दिखाई दे रही हैं। और तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट मिलती दिख रही है। जैसे शुरुआत में देखा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो माहौल नहीं बन रहा, लोगों ने कहा कि चुनाव रैलियां नहीं कर रहे, लोगों ने कहा घर से नहीं निकल रहे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव शुरू हुआ, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फाइट तगड़ी देखी जा रही है। अब परिणाम क्या होंगे वो तो जब गिनती के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन आज की तारीख में एनालिसिस के आधार पर यह निकल कर आ रहा है कि इंडिया 5 सीटों पर और बीजेपी 3 सीटों पर, एक सीट पर फाइट और एक सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आशुतोष जी, आपने समय दिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और मैनपुरी और यादव पट्टी पर आसपास क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ विरोधाभास है, क्या क्या चीजें हैं, वो आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशुतोष जी, रिजल्ट वाले दिन समय दीजिएगा, हम लोग वोटिंग वाले दिन भी 7 मई को वोटिंग है। वोटिंग वाले दिन 7 मई को। हाँ, वोटिंग वाले दिन भी, क्योंकि जब कोई लोकल स्तर पर वहां के तापमान को जीने वाला व्यक्ति साथ में होता है तो और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीजें और आंकड़े और निकल कर आते हैं। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।